जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन नहीं भर रहे हो, लोन अगर एनपीए हो गया तो नया कानून आ चुका है बीएनएस का, जिसके अंदर अब आपको होगी सीधा जेल, नहीं होगी आगे चल के कोई भी सेटलमेंट। जी हाँ साथियों, आजकल हमारे कुछ भाइयों को, जो डिफॉल्टर भाई हैं, जो कि जिनका भी हाल ही में डिफॉल्ट हुआ है या फिर कई दिनों से उनका डिफॉल्ट हो रखा था, एनपीए होने वाला है, तो उनको इस प्रकार से कुछ नोटिस आ रहे हैं। जी हाँ, जिसमें लिखा हुआ है बीएनएस की धारा के तहत आपको 7 साल तक की, 2 साल तक की जेल हो सकती है, आपका लोन एनपीए हो जाएगा। रिकवरी एजेंट एनपीए के ऊपर डरा रहे हैं कि अगर एनपीए हो गया तो जेल जाना पड़ेगा, आपको कोर्ट में आके पूरा पैसा भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना। ऐसे करके बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर डर भरा जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करा जा रहा है। तो क्या पूरा मसला है, कैसे इसको सॉल्व करना है, और एक्चुअली में जो आपको नोटिस आ रहे हैं, क्या वो सच में वैलिड हैं? क्या सच में उनका कोई जवाब देना ज़रूरी है? आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है? तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टॉर्म में आपको स्वागत करता हूं। साथियों, लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, रिकवरी एजेंट की विजिट ज़्यादा हो रही है, नोटिस वगैरह है, ऐसी कोई भी दिक्कत है, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? और साथियों, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपके एरिया में, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर होम विजिट होती है रिकवरी वालों की या नहीं होती है, तो आप लोग सीधे मुझे कमेंट सेक्शन में अपने बैंक का नाम या एनबीएफसी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम डाल सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है? अगर विजिट होती होगी तो मैं यस लिख दूंगा, अगर नहीं होती होगी तो नो लिख दूंगा। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे दिल्ली है हमारी, दिल्ली के अंदर कम से कम अपना 14 से 15 जगह ऐसी हैं जहां पर विजिट होती ही नहीं है, समझ रहे हो? जैसे सुल्तानपुरी है, वहां पर एक जगह है, वहां पर विजिट नहीं होती है, समझ रहे हो? मायापुरी में एक जगह है, वहां पर विजिट नहीं होती है, ठीक है? अपना सरता विहार में एक जगह, वहां पर विजिट नहीं होती है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है रिकवरी वालों के होम विजिट से। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब वहां पर विजिट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना जरूरी है, जो जगह का नाम है। आप लोग कई बार खाली स्टेट का नाम लिख देते हो। आप मेरे को जगह का नाम और स्टेट का नाम दोनों लिखिए और बैंक का नाम लिख दीजिए, मैं बता दूंगा आपको वहां पर, ठीक है? अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या ऐसे नोटिस वैलिड होते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे नोटिस कोई खास वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है? हाँ, हमारा कानून बदला है। पहले आईपीसी चलता था, इंडियन पीनल कोड चलता था पहले, लेकिन 2023 के बाद हमारा बीएनएस लागू हो चुका है, बीएनएस चल चुका है, ठीक है? देश के अंदर है और बीएनएस चल रहा है। धाराएं चेंज हुई हैं कुछ, ठीक है? जो पहले 420 की धारा थी वो अब 316, जो 406 की थी वो 318, ऐसे करके हो गया, समझ रहे हो? अब लोगों को डराया किस लिए जाता है? लोगों को ये बताया जाता है कि कानून बदल चुका है, रिकवरी में पहले क्या था, वो क्रिमिनल कंसिडर नहीं होता था, बट अब क्रिमिनल कंसिडर होने लगा। क्या ऐसा सच में है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका चाहे ₹1,00,000 का लोन हो, चाहे 1 करोड़ का लोन हो, अगर आप उसको डिफॉल्ट करते हो तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई एफआईआर नहीं हो सकती है, कोई आपको जेल का प्रावधान इसके अंदर किसी भी प्रकार का नहीं है। ये आपको एनपीए के नाम से डराया क्यों जाता है, समझ रहे हो? एनपीए के नाम से इसलिए डराया जाता है क्योंकि एनपीए के अंदर ही इनके सारे पैसे और इनकी सारी कमीशन छुपी हुई है रिकवरी वालों की। होता क्या है, जब आप डिफॉल्ट करते हो, जब आपका पहला महीना चल रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं SMA 0। शुरुआत के जो 15 दिन रहते हैं, उसके बाद SMA 1 स्टार्ट हो जाता है पहले महीने के 15 दिन के बाद, ठीक है? जो सेकंड महीना रहता है उसको SMA 3 कहते हैं, ठीक है? सॉरी, SMA 2 कहेंगे। थर्ड वाला मंथ जो स्टार्ट होता है उसको SMA 3 कहते हैं। और फिर उसके बाद अगर 3 महीने आपका डिफॉल्ट है तो उसको एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऐसा लोन जिससे बैंक को आप किसी भी प्रकार का कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा है, उसको वो लोग इनएक्टिव कर देते हैं बाकायदा, और उसकी आगे चल के सेटलमेंट के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो लोन सेटलमेंट के लिए चला जाता है, वो सेटलमेंट वाले ब्रैकेट में आ जाता है, एनपीए के तुरंत बाद आ जाता है सेटलमेंट वाले ब्रैकेट पे। अब कई लोग बोलेंगे सर मैंने आपके वीडियो में देखा है कि सेटलमेंट हमेशा राइट ऑफ के बाद करनी चाहिए। हाँ, एनपीए के बाद आपको परसेंटेज थोड़ी कम मिलती है। जैसे मान लो, अब एनपीए के बाद मैं क्यों मना करता हूँ सेटलमेंट के तुरंत। मान लेते हैं एनपीएस के बाद आपको सेटलमेंट के लिए आप अग्री हो गए और वहां पर आपको ऑफर आ रहा है 40% का। आपका 10 लाख रुपए का अगर लोन है तो 40% मतलब 4 लाख रुपए होते हैं। आप 3 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर कैसे 4 लाख रुपए लेके आओगे तुरंत के तुरंत, है ना? तो इसीलिए राइट ऑफ तक का वेट करवाता हूं मैं, और वहां पर परसेंटेज भी अच्छी मिल जाती है। वहां पर मान लेते हैं आपका 15% में हो रहा है राइट ऑफ के बाद, तो आपका फिर 1.5 लाख रुपए लगेगा, आपका 2.5 लाख रुपए बच रहा है वहां पर, है ना? इसीलिए आपको मना करा जाता है कि आप लोगों को राइट ऑफ तक वेट करना चाहिए अच्छे ऑफर के लिए, समझ रहे हो? अब एनपीए रिकवरी वाले क्यों नहीं होने देना चाहते, आपको डराते क्यों?
आपको खुद से पेमेंट भी कर देता है। अगर आपका लोन एनपीए होने वाला होगा या कार्ड एनपीए होने वाला होगा तो ये लोग पेमेंट मार देंगे कुछ पैसों की। कई केसेस के अंदर मेरे एक क्लाइंट थे, ठीक है, मुंबई में क्या कहता है, हाजी अली रोड के साइड एक जगह है, वहां पर वो रहते थे। उनके साथ पता है क्या हुआ, उनकी 3 EMI रिकवरी वालों ने खुद से भर दी थी एनपीए होने के, ताकि एनपीए ना हो पाए। 30-30 हज़ार रुपए की 3 EMI, 90,000 रुपए की पेमेंट करी रिकवरी वालों ने। क्यों करी होगी? क्योंकि उनकी कमीशन बन रही है। दरअसल होता है क्या, एनपीए से पहले पहले जो रिकवरी एजेंसीज के पास केस गया होता है तो वहां पर उनको जो कमीशन मिलती है वो कमीशन होती है पेमेंट का 30%, 50% तक। मतलब अगर कस्टमर की ईएमआई 30,000 रुपए है तो उनको महीने का 15,000 या 20,000 या 30,000 रुपए मिल रहा होगा। समझ रहे हो? केस संभाल लेगा खाली, ये भी नहीं कि पेमेंट हो जाएगी तो डबल मिलेगा, सिर्फ केस संभाल लेगा इतना मिलेगा। लेकिन जब एनपीए हो जाता है तब बैंक भी उस लोन के ऊपर गिव अप कर देता है कि भाई साहब अब इस पे कुछ खास करके फायदा नहीं है, इसकी सेटलमेंट ही करवाई जाएगी आगे चल के, तो हम इसकी कमीशन गिरा देते हैं। फिर वो हो जाते हैं रिकवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मतलब जो सारे लोन्स के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए होंगे उसी पे चलेगा। उसके अलावा उनको जब तक सेटलमेंट नहीं होगी तब तक एक पैसा नहीं मिलने वाला, फूटी कौड़ी भी, अलग से कमीशन नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं होने वाली। और सेटलमेंट में भी मान लो अगर आप 15% में कर लेते हो सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद, तो आप 1.5 लाख रुपए की सेटलमेंट कर रहे हो, उसका कितना मिलेगा, 10% या 15%, वो भी सब में बढ़ जाता है। तो इसीलिए जानबूझ के आपके लोन्स तक की और कार्ड तक की पेमेंट कर देते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि उनका लॉस हो रहा होगा, वो क्यों पैसे कर रहे हैं। अब मान लो कई लोग सोच रहे होंगे कि यार 90,000 रुपए की 3 EMI भर दी लगातार, फायदा क्या हुआ होगा। भाई उस पर उनको हो सकता है कि 40-45 हज़ार रुपये मिल रहा हो कमीशन बेस पे, तो अगर उसमें से 10-5 हज़ार रुपये काट के उन्होंने भर भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। उनको अपना टारगेट कंप्लीट करना था तो वो टारगेट कंप्लीट कर रहे थे, समझे। एनपीए एक बार अगर आपका लोन हो जाए तो फिर आगे चल के सेटलमेंट आपकी कोई नहीं रोक सकता, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। आगे फिर आपकी सेटलमेंट होनी होनी है, तभी एनपीए पे रोकते हैं और फिर उसके बाद राइट ऑफ पे रोकते हैं, क्योंकि राइट ऑफ पे ताकि परसेंटेज अच्छी ना मिले। क्योंकि राइट ऑफ से पहले भी अगर मान लो तुम सेटलमेंट करते हो 30% पे करते हो तो उनकी परसेंटेज बढ़ेगी। पहले 15, राइट ऑफ के बाद अगर करते तो 15% पे करते। अगर राइट ऑफ से पहले करोगे तो 30 पे करोगे ना, तो उनकी लमसम डबल कमीशन बचेगी। तो इसीलिए वो लोग जानबूझ के आपका राइट ऑफ, आपका एनपीए रोकना चाहते हैं। अब जो नोटिस आ रहे हैं अलग अलग धाराओं में बीएनएस के कि भाई साहब 7 साल की जेल हो जाएगी, 90% जो इसमें से नोटिस हैं वो फेक है। और बताओ, 90% नोटिस, ऐसा नोटिस एक बंदे ने मेरे को दिखाया था, उसने भेजा कि सर देखो स्टैम्प पेपर पे इन लोगों ने नोटिस बना के भेजा है। ऐसे ही कोई गूगल से स्टैम्प पेपर निकाल लिया है, उसमें कस्टमर का नाम एडिट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। आपको नोटिस अगर आएगा तो एडवोकेट के पैनल के द्वारा आएगा, सीधी सी बात है। और एडवोकेट के पैनल के द्वारा नोटिस आ रहा है, कोई बात नहीं, उस पर लिखा है कि भाई साहब बीएनएस के द्वारा 7 साल की जेल, अब उसका रिप्लाई लिखवा के भिजवा दो कि भाई साहब मैंने, सीधी सी बात है कि ये अपना लोन डिफॉल्ट करा है, ये कोई क्राइम में कंसिडर नहीं होता। ओके, नोटिस के, लीगल नोटिस के रिप्लाई करे जाते हैं। पहली बात तो 90% नोटिस फेक होते हैं, 10% नोटिस जो वैलिड होते हैं उनका आप रिप्लाई कर दो, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, फुल्ली आप उसके बाद टेंशन फ्री रह सकते हो। समझ रहे हो? ये जो डर है ये आपके अंदर पैदा करा जाता है, आपको डराने की ट्राई करी जाती है। रिकवरी कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, रिकवरी डर का खेल है। वही है गब्बर सिंह का डायलॉग, जो डर गया सो मर गया, वो वाला सिचुएशन इसके अंदर होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर डराने की ट्राई करी जा रही है अलग अलग तौर पे। ओके, आपको डरना नहीं है। पहली बात तो आपको कुछ भी नोटिस आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लोग नोटिस के नाम पे आपको डराएंगे। आप बोलो कि एक काम कर, एक की जगह मुझे 10 नोटिस भेज दे एक ही बार में, मैं 10 के 10 नोटिस का रिप्लाई करवाना होगा साथ में करवा लूंगा, उसकी बात ही खत्म हो जाएगी, वो आगे बोल ही नहीं पाएगा आपको कुछ। समझ रहे? आप लोगों को क्या है, काउंटर करना नहीं आता। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को सिखाता हूं कि चलो आप रिकवरी वालों से बात कर रहे हो ऑन कॉल पे और आपको कोई काउंटर समझ में नहीं आ रहा, मतलब रिकवरी वाले ने कोई ऐसे कोई नई चीज बोल दी जो कि मेरे समझ में नहीं आई, आप उसको नोट कर लो कहीं पेज पे, ठीक है, और उसके बाद कुछ मत करो तो रिकवरी वालों को गालियां देने लगो, ट्रीटमेंट दे दो अच्छा खासा, वो अपने आप कॉल काट के भाग जाएगा। फिर आप उस चीज़ को सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे या फिर कोई एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो, हमसे ही बात करके पूछ सकते हो यार कि भाई साहब ये सर रिकवरी वाले ने ये चीज़ बोली थी। जैसे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक मेरे सब्सक्राइबर था, उसको किसी रिकवरी वाले ने बोल दिया कि भाई साहब ये 2 बैंक है, एक CIC बैंक, मतलब नाम पूरा नहीं ले रहा रियल में, ठीक है, और एक लोटक बैंक। ओके, ये जो दोनों बैंक हैं ये 40% से नीचे सेटलमेंट करते ही नहीं है। तो मैंने सीधे बोला कस्टमर में, मैं कहा एक काम कर, तूने उसको टोका नहीं,
तुझे बोलना चाहिए था कि भाई साहब अगर 40% से नीचे लोग सेटलमेंट नहीं करते ना तो भाई भूल जाओ, फिर मैं सेटलमेंट भी नहीं करूँगा। ये आपको पकाया जाता है, ये आपको ना थोड़ा वो करने की ट्राई करा जाता है, बाटली में लेने की, जो कहते नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो आप पे पूछा जाएगा कि भाई साहब अगर तुम्हें सेटलमेंट करनी है 15% में, तो तुम एक काम करो, कोई लेटर ले आओ दूसरा, अपने सेटलमेंट का लेटर ले आओ या किसी और का ले आओ, उसे दिखा के हम लोग कर देंगे। अब सपोज करो तुम कहीं से लेटर ले भी आए किसी और का, ठीक है, क्योंकि तुमने तो अभी कोई सेटलमेंट करी नहीं होगी, तुम उनको भेजोगे तो वो बोलेंगे नहीं नहीं आपने अपने नाम से कोई सेटलमेंट करी तो भेजो, है ना। हम दूसरे का नहीं मानते, दूसरे का तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, दूसरे का अलग होगा। फिर मान लो आपने किसी और बैंक की सेटलमेंट करी होगी 10-15% में, तो आप उसका लेटर लेके आओगे, तो वो चीज़ आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकती है। बताऊँ क्यों? वो कल को इस चीज़ पे अगर मान लो कोर्ट केस वगैरह कोई फाइल नहीं होना होगा सेक्शन 25 का, तब भी करवा दें कि भाई साहब ये देखो कस्टमर ने दूसरे की सेटलमेंट कर ली, हमारी नहीं कर रहा, ये क्या कहते हैं, ये बिल्कुल डिफॉल्टर है। तो ये आपको नुकसान देगा ना, ये आपको फंसाने की ट्राई करी जाती है। आपको अगर वो राजी नहीं हो रहा कि भाई साहब 10-15% में 20% में सेटलमेंट नहीं करूंगा मैं, तो कहता ठीक है भाई मैं कर ही नहीं रहा, फिर क्या दिक्कत आ रही है। पहले जब तक आप लोन भर रहे थे तब उनके पास वो था पावर, समझ रहे हो। जब आपके पास पैसे नहीं है, आप लोन नहीं भर पा रहे हो, तो आपके पास पावर आ गई है कि भाई पैसे नहीं है, मैं नहीं भर रहा था। क्या करेगा? रिकवरी करने की ट्राई करेगा, कंप्लेंट्स करके रिकवरी, होम विजिट, सब कुछ रुक जाती है। बस आपको इनकी बातों को काटना आना चाहिए। जितना आप इनकी बातों को काटोगे, जितना आप इनकी बातों को काउंटर करोगे, आपके पास ये फिर आपको कभी परेशान कर ही नहीं पाएंगे। जो कस्टमर खाली बातों को काटता ही है, चाहे उसकी बातों में लॉजिक भी ना हो, और बताओ मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, चाहे उसकी बातों में, क्योंकि रिकवरी वालों की बातों में खुद लॉजिक नहीं होता। अगर आप बातों को सिर्फ काटोगे भी ना और लॉजिक नहीं भी दोगे, तब भी आप जीत रहोगे हर जगह पे, समझ रहे हो, आपका माइंड डेवलप हो रहा होगा। तो इसीलिए आप लोगों को बातों को काटना आना चाहिए। मैं तभी बोलता हूँ कि आपको एक दो चार कॉल्स पे टेक्निकली थोड़ी बातें करनी चाहिए, समझ रहे हो। मैं आपको हो सकेगा तो एक आधी रिकॉर्डिंग ऐसे डालूंगा भी जिसमें मैं टेक्निकली कस्टमर की बात पे बात कर रहा हूँ। होता क्या है, मैं थोड़ा गाली गलौज ज़्यादा कर देता हूँ कॉल पे, ट्रीटमेंट ज़्यादा दे देता हूँ इन लोगों को, तो वो गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता, तो मैं डाल नहीं पाता, ये बात हो जाती है। तो बट मैं ट्राई करूँगा कि रिकवरी वाले ज़्यादातर टेक्निकली बात करते नहीं है, तो हमें बिल नहीं कर पाते, बात ये होती है। बट कोई रिकवरी ऐसे रहेगा कि 2-4-5 कॉल्स पे टेक्निकली बातें होंगी, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग चैनल पे जरूर डालूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप उनको सुन सकते, वैसे पड़ी हुई है 2-4-5 रिकॉर्डिंग्स हमारी, हम लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग डाल रखी है चैनल पे, आप लोग उनको भी सुन के उनसे भी समझ सकते हो कि कैसे बात करी जाती है, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।